सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 17 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय इस क्रम में है असल चिंता, फिर दोहरे मापदंड और गिरते पुलों के नीचे दबे सवाल। इसके अलावा जो प्रथम पृष्ठ पे खबर आई थी क्लाइमेट को लेकर, सभी महानगरों में इस साल गर्मी में ओजोन प्रदूषण उच्च स्तर पर रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। आने वाले समय में हमको ये समस्याएं और बढ़ती देखने को मिलेंगी प्रदूषण के कारण। असल चिंता संपादकीय में बात करी गई है छोटे शहरों में से लेकर महानगरों के कुत्तों के काटने से लोगों के जख्मी होने और जान जाने की घटनाएं पहले की अपेक्षा बढ़ गई हैं। इसके कई कारण हैं। आमतौर पर कुत्ते इंसानों के साथ हिंसक नहीं होते, मगर बढ़ते शहरीकरण के साथ जिस तरह से उनके सुरक्षित पर्यावास और भोजन का संकट पैदा हुआ है, उनकी प्रवृत्ति हिंसक होती जा रही है। बिल्कुल, इस समस्या से लगभग हर कोई जूझ रहा है, शहरों में विशेषकर। गलियों में भी, कॉलोनियों में, अब सोसाइटीज़ में। ये है कि अब आवारा कुत्तों को गली और सड़क पर भोजन देने पर आपत्तियाँ उठ रही हैं। अ, कुछ लोग का पॉइंट ये होता है कि अगर आपको कुत्ते इतने अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना आप उसे घर में ही पाल लीजिए अपने। हो क्या रहा है कि अगर आप उनको फ़ीड करते हैं, ऐसे पॉइंट्स लोग अपने रखते हैं, तो उससे वो मतलब या तो आप पूरी केयर करिए उनकी, ठीक है? या बेटर है कि उन्हें गलियों से हटा दिया जाए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल किसी न किसी पे आक्रमण या हमला करते ही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज से मौत के 36% मामले भारत में ही सामने आते हैं। भारत में विशेषकर आपको पता है प्रॉपर इसकी हेल्पलाइन है डब्ल्यूएचओ की बनी हुई। घायलों का ठीक से उपचार ना होने से बड़ी समस्या है। फिलहाल सड़कों पर घूमते कुत्तों को खाना देने और ना देने पर विवाद शीर्ष अदालत में है। खाना देने पर परेशान किए जाने का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता से अदालत ने पूछा कि आप गली मोहल्ले के प्रत्येक कुत्ते को घर पर ही खाना क्यों नहीं देते, है ना? ज़्यादा बढ़िया है। निसंदेह ये सवाल वाजिब है, क्योंकि सड़कों के किनारे गलियों के में खाना देते समय कई कुत्ते एक जगह जमा हो जाते हैं। ये कुत्ते आते जाते लोगों को, खासकर बच्चों और दोपहिया पर सवार लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। ये समस्या है, बहुत बहुत बच्चों पर आक्रमण कर देते हैं। पशु पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2023 का नियम पशुओं को भोजन देने की बात रेखांकित तो करता है, लेकिन इसका दायित्व स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और क्षेत्र के निवासियों संगठन पर डाला है। मगर आज लोग कहीं पर भी पशुओं को, विशेषकर कुत्तों को खाना खिलाते दिखाए जाते हैं। मना करने पर झगड़ा और मारपीट की घटनाएं आम हैं। वही है, कुछ ज़्यादा लोग होते हैं एक्टिविस्ट टाइप, वो लड़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ये तो एक जानवर है, सो खिलाने में क्या गलती है। मगर जो मेन कंसर्न लोगों का, देखिए किसी की भी यहाँ पे कोई गलत मंशा नहीं होती है कि कुत्तों को खाना क्यों खिलाया जा रहा है। कोई किसी को भूखा नहीं देखना चाहता है। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि शहरों में, विशेषकर कॉलोनियों में, सोसाइटीज़ में कुत्तों के होने से, आवारा कुत्तों के होने से बच्चों को बड़ा खतरा हो जाता है। आतंकवाद पे लेकर संपादकीय है दोहरा मापदंड। आतंकवाद अब पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इस जड़ से ख़त्म करने के लिए सामूहिक प्रयास के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। इसका कारण है कि कुछ देशों की कथनी और करनी में अंतर, जो कई अवसरों और मंचों पर साफ नज़र आता है। इस मामले में भारत की नीति और नीयत पूरी तरह स्पष्ट है कि आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क दोहरे मापदंड अपना कर एक तरफ खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताते हैं और दूसरी ओर अपनी ज़मीन और पर आतंकियों की फौज भी तैयार कर रहे हैं। इन तथ्यों का आकलन शंघाई सहयोग संगठन की हालिया बैठकों में आतंक के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के रुख से किया जा सकता है। चीन के तियानजान से में बातचीत मंगलवार को हुई एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस शंकर ने दो टूक कहा कि इस समूह को आतंकवाद से निपटने के अपने स्थापना उद्देश्य पर कायम रहना चाहिए। भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए नए विचारों और प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपना रहा है। एससीओ की स्थापना के मूल उद्देश्य में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से निपटने के मुद्दे भी शामिल थे। हालांकि इस संगठन में शामिल पाकिस्तान और चीन की दखल से इन मुद्दों को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे नापाक मंसूबे छिपे हुए हैं, जो आतंकियों का वित्त पोषण कर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करने से प्रेरित करते हैं। देखिए,
एससीओ सम्मेलन में भी पहलगाम आतंकी हमले में अपनी भूमिका पाकिस्तान ने नहीं कबूली, जबकि कंधार विमान अपहरण से लेकर मुंबई हमले, संसद पर हमला तक उरी, पठानकोट और पहलगाम हमले से उसका हाथ होने के बाद साक्ष्य के साथ जाहिर हो चुकी है। इससे पहले जून में हुई एससीओ की रक्षा मंत्रियों की सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा था कि कुछ देश अपनी नीतियों में सीमा पार आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। इसके बाद जब सम्मेलन का संयुक्त घोषणा पत्र तैयार किया गया तो उसमें पहलगाम आतंकी हमला का कोई जिक्र नहीं था और भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। इससे पाकिस्तान और चीन के मंसूबों का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। अगर ये देश वास्तव में आतंकवाद को ख़त्म करने की इच्छा रखते हैं तो संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा करने से गुरेज क्यों नहीं किया गया। देखिए, देश भी आजकल दोहरा चरित्र रख रहे हैं डिप्लोमेसी के कारण। हर कोई जानते हैं कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, मगर दुर्भाग्य है अपने अपने पॉइंट्स को, अपने अपनी फ़ायदे की चीज़ों को देखते हुए वह कभी खुल के बात नहीं करते हैं। अगला संपादकीय है गिरते पुलों के नीचे दबे सवाल। योगेश कुमार गोयल साहब लिखते हैं, पुलों का निर्माण किसी भी देश के बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा है। पुल केवल भौगोलिक दूरी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को जोड़ने का माध्यम भी होते हैं। मगर जब यही पुल अचानक टूटने लगें और उन पर से गुजरते लोग मौत के मुंह में समा जाएं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये कैसा विकास है। देश में पिछले कुछ वर्षों में पुलों से गिरने की घटनाएं जिस भयावहता और निरंतरता के साथ सामने आई हैं वह न केवल सरकारी तंत्र की लापरवाही की कहानी बयां करती है बल्कि एक भ्रष्ट, गैर जवाबदेह और संवेदनहीनता व्यवस्था की तस्वीर भी प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, आज भी ऐसी घटनाएं होती तो बड़ा दुख लगता है सुनने में। आगे बढ़ते हैं। ताज़ा मामला गुजरात के वडोदरा जिले में का है, जहां माही सागर नदी पर बना पुल अचानक उस समय ढह गया जब उस पर वाहन गुजर रहे थे। 2 ट्रक, 2 कारें और एक ऑटो पुल के टूटे हिस्से के साथ नदी में समा गया। इस हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये घटना कोई अपवाद नहीं बल्कि भारत के उन अनगिनत पुलों हादसों का एक और कड़ी है जिनमें से प्रत्येक के पीछे कोई न कोई प्रशासनिक विफलता, भ्रष्टाचार और लापरवाही अवश्य मौजूद रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि वडोदरा में जो पुल गिरा वह कोई 100 साल पुराना पुल नहीं था बल्कि 45 साल पहले ही बना था। इतने कम समय पुल का पूरी तरह जर्जर हो जाना तकनीकी विफलता नहीं तो और क्या है। वहीं पर देखिए, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से बने आ रहे पुल हैं 1875 और उससे पहले के, वो लंबे समय तक बिना गिरे एकदम मजबूती से खड़े रहे। देश में पुलों के ढहने की त्रासदी केवल गुजरात तक सीमित नहीं है, हर राज्य में ये खबरें आती हैं। और 1982 में इसकी वही लेन और ये असल में बात कर रहे हैं यहाँ पे पटना और हाजीपुर के बीच गंगा पर बने ऐतिहासिक गांधी सेतु की हालत इससे सबसे जीवंत उदाहरण है। वर्ष 1982 में इसकी पहली लेन और 87 में दूसरी लेन शुरू हुई, लेकिन 1991 तक ही उसकी मरम्मत की नौबत आ गई। वर्ष 2000 तक पुल जर्जर हो चुका था और इसके ढांचे को बदलने में 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। आखिर इतने कम समय में पुल की ये दशा क्यों हुई? स्थानीय लोग खुलकर कहते रहे कि आटे में नमक नहीं, नमक में आटा मिलाया गया। यानी भ्रष्टाचार इतना हावी था कि निर्माण में गुणवत्ता की ताक पर रख दी गई। यही होता है बिल्डिंग क्वालिटी, मटेरियल जो होता है आपका बनाने का इस्तेमाल होता है बहुत ही लो क्वालिटी का लगाया जाता है, पैसा अपना बचाने के लिए और अफसर को खिलाने के लिए। ये कारण है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार ये चक्र बिना किसी रोक टोक से चलता रहता है और सभी मिले हुए हैं, सब घर को इसमें खा रहा है। कुछ महीनों पहले ही महाराष्ट्र में पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल भी टूट गया। ऐसी कई घटनाएं देखिए भारत में आती रही हैं। ये बिल्कुल एक गवर्नेंस का, एक बैड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। अब बिल्कुल भी इसी का कामयाब विकसित देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकारें जांच की घोषणा करती हैं, मुआवजे का ऐलान करती हैं, लेकिन ना तो किसी दोषी को सज़ा मिलती है, ना ही कोई स्थायी समाधान सामने आता है। नतीजा हर एक अंतराल पर कोई ना कोई नया पुल गिरता है, कुछ और ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। यदि इन हादसों को रोकना है तो केवल जांच समिति बनाने से काम नहीं चलेगा। देश के निर्माण और बुनियादी ढांचे की आत्मा को बचाने के लिए ज़रूरी है कि निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। निर्माण कार्यों की तीसरी पक्षीय निगरानी हो, जहां निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा निरीक्षण और ऑडिट प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। यह भी ज़रूरी है कि पुल टूटने या गिरने के हादसों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।
चाहे वह अधिकारी हो, ठेकेदार हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल इसी के साथ आज के इतने रखते हैं और डिटेल में करंट अफेयर जानने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई खबरों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट से रिलेटेड खबरों को हमने आपके सामने वहाँ पे रखा है। धन्यवाद।